हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द चार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से अगर क्वेश्चन आना है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा। ये कई बार पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। बस बात यह है, आप लोग अगर देखते हैं पेपर अपने में तो आपको लगता है उसमें नहीं यार, लेकिन पेपर यहाँ 8 सेट में बनते हैं, इसलिए एक सेट में आया। सेट तो याद नहीं, लेकिन ये आया था। तो चलिए ये लेसन अब शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से, ये देखिए इसको एक मान ले, इसको दो, जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर घिरा होता है। ठीक है, तो बस सीधी परिभाषा याद रख लीजिए। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, तो आइए अब डेरिवेशन इसका पढ़ते हैं। तो देखिए ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो इसके लिए ये चित्र पहले से बना दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो देखिए समझिए, मान लेते हैं, माना ए बी सी एक प्रिज्म है। ए बी सी क्या है? एक प्रिज्म है। आप लोग लिखते चलिए, अगर आप वीडियो केवल देख रहे हैं तो उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप साथ में लिखते और पढ़ते चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लिए, माना ए बी सी एक प्रिज्म है। अब देखिए ए बी क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। तो देखिए पी क्यू आपतित किरण है, पी क्यू आपतित किरण है, पी क्यू आपतित किरण है, पी क्यू आपतित किरण है। देखिए अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ क्यों पर आपतित होती है। अब देखिए क्यों पर अभिलंब, क्यों पर अभिलंब क्या है? देखिए एम ई, क्या है? एम ई। अब देखिए इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब देखिए ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ये जैसे ही आपका इसमें प्रवेश करेगी कांच में तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर क्या है? क्यू आर आपतित किरण जो कि आर पर आपतित होती है। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर दिशा में निकल जाती, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। उसके बाद देखिए फिर बिंदु आर पर आपतित होती है। कहाँ पर? बिंदु आर पर। और बिंदु आर पर अभिलंब क्या है? बिंदु आर पर अभिलंब, बिंदु आर पर अभिलंब आर एस। ये देखिए बिंदु आर पर अभिलंब, इसका नाम अगर हम कुछ भी रख दें, टी नहीं है, टी, ए टी। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब देखिए इसमें बस आप इतना लिख दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए बिंदु क्यों पर आपतन कोण आई है, आपतन कोण I1 है, और अपवर्तन कोण यहाँ पे देखें तो R1 है। इसी प्रकार आगे भी है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, माना ए बी सी एक प्रिज्म है, माना ए बी सी एक प्रिज्म है। अब आपतित किरण, प्रिज्म ए बी, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु P पर आपतित प्रकाश किरण पी क्यू है। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण पी क्यू है। पी क्यू अपवर्तित होने के पश्चात प्रिज्म में क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है, क्यू आर दिशा में ये अपवर्तित हो गए। उसके बाद अब देखिए आर पर जैसे आपतित हुई तो ये देखिए कांच से फिर जैसे ही ये वायु में निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी तो ये आर एस दिशा में निकल जाती है। तो आर एस निर्गत किरण है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे निर्गत किरण क्या है? आर एस।
आर एस क्या है, निर्गत किरण। तो सीधा बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म। माना ए बी सी एक प्रिज्म, ए बी सी एक प्रिज्म है। अब आपतित किरण पी क्यू है तथा निर्गत किरण आर एस है। ठीक है, पी क्यू आपतित किरण है और आर एस निर्गत किरण है। बिंदु क्यू पर अभिलंब एम ई है, बिंदु आर पर अभिलंब टी ई है। ये देखिए टी है। बिंदु क्यू पर आपतन कोण आई वन है और बिंदु क्यू पर अपवर्तन कोण R2 R1 है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे ये इसके लिए किसका काम करेगा, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो अब देखिए पी क्यू को आगे बढ़ाने पर डी पर, पी क्यू को आगे बढ़ाने तथा आर एस को पीछे बढ़ाने पर डी पर विचलन कोण डेल्टा। तो यहाँ पे लिखेंगे किरण पी क्यू को आगे बढ़ाने तथा आर एस को पीछे बढ़ाने पर बिंदु डी पर विचलन कोण डेल्टा है। ठीक है, ये देखिए अगर पी क्यू को आगे ले जा रहे हैं तो बिंदु डी पर मिल रहा है और आर एस को अगर पीछे ले जा रहे हैं तो ये भी यहीं पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, डेल्टा। अब याद रखिए जो बाह्य कोण होता है, ये देखिए अगर त्रिभुज डी क्यू आर की बात करें तब देखिए डी क्यू आर में गामा बहिष कोण है। तो बस सीधा लिख देंगे त्रिभुज डी क्यू आर में डेल्टा बहिष कोण है। तो याद रखिए जो बहिष कोण होता है अंदर वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो जो बहिष कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये त्रिभुज आपका ये बना हुआ है, ये त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है। अब अगर इसको हम अलग से समझना चाहें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार है। तो याद रखिए ये जो बाहरी कोण है अंदर वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल I1 है और इधर ये आधा कोण R1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 में से R1 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये वाला जो कोण, ये कोण याद रखिए, देखिए ये कोण होगा I1 माइनस R1। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कोण आपका जो होगा I2 माइनस R2 होगा। ठीक है, तो ये जो आपका बाह्य कोण है वह अंदर वाले दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो देखिए लिखेंगे क्या, एंगल एफ डी आर जो होगा किसके बराबर होगा, डी क्यू आर। ठीक है, एंगल ये देखिए एंगल डी क्यू आर और डी आर क्यू, एंगल डी आर क्यू के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कोण आपका डेल्टा है, ये देखिए एफ डी आर, ये बताइए यहाँ पे बस कोण क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा यहाँ पे डी क्यू आर, तो ये बताइए क्यू वाला कोण आपने कितना निकाला, I1 माइनस R1। ठीक है, प्लस अब ये बताया डी आर क्यू, ये देखिए डी आर क्यू, तो ये देखिए ये वाला कोण आपने I2 माइनस R1 क्या निकाले हैं, I2 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा का मान अगर हम देखें तो ये बताइए दोनों में I1 प्लस I2 कर लें, ब्रैकेट अगर खोलेंगे ये प्लस में तो I1 प्लस I2
और यहाँ पे देखिए ये -r1, ये भी माइनस में तो ये r2। अब यहाँ पे अगर डेल्टा बराबर देखें I1 प्लस I2, ये माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, समीकरण 1। ठीक, ये बात समझ में है। तो एक एक स्टेप को समझते चलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जब ये त्रिभुज हल कर लिए तो अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये नीचे वाला त्रिभुज, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज आप देखें, ये त्रिभुज देखिए उल्टा बन रहा है ये। तो ये बताएं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये Q है, ये R है और ये E है। इस नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये R1 है, ये आपका R2 है और ये कोण आपको नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे? त्रिभुज QER में, ये देखिए QER में, ये QER। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एंगल R1, ठीक है, यहाँ पे सीधा कोण का मान दिया तो R1 R2 प्लस ये, ठीक है, तीनों कोण होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस ये बताइए ये कोण कितना है QER, तो लिखेंगे एंगल QER बराबर 180 डिग्री। ठीक है, याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बताइए R1 और R2 प्लस में, इसको उधर भेज दें तो ये एंगल QER बराबर 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2। अब देखिए ये दोनों उधर गए माइनस में, अगर हम ये माइनस कॉमन ले लें तो ये बताइए ये प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, ये समीकरण इसको बना लेते हैं 2। ठीक, तो एक बार याद रखना ऊपर वाला त्रिभुज, उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज, फिर तीसरी कंडीशन में ये चतुर्भुज ले लेंगे। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चतुर्भुज ये, ठीक है, ये बड़ा वाला चतुर्भुज, ये देखिए ये, ठीक है, ये। अब देखिए लिखेंगे चतुर्भुज, भुजा क्या है BQER, ठीक है, BQER। थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको A कर ले, इसको B कर दे, ठीक है। तो AQER में चतुर्भुज AQER में, तो ये बताएं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो याद रखिए नहीं पता तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज AQER में, ठीक है, तो एंगल ए, सबसे पहले ये कोण ऊपर वाला, ठीक है, ये सबसे पहले कोण ये ऊपर वाला, उसके बाद ये कोण ये वाला, फिर कोण ये और फिर कोण ये, 4 कोण लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए, उसके बाद प्लस एंगल AQE, उसके बाद प्लस एंगल ARE। अब देखिए प्लस एक बार ये एंगल ए, फिर ये वाला कोण, ठीक है, फिर अब ये वाला कोण लेंगे, एंगल QER बराबर कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360। तो ये बताए एंगल ए, वो आपका ए का ए ही रहेगा। अब देखिए AQER, यहाँ पे कोण R1 तो R1 लिखने, ठीक है, R1। अब ये बताइए ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल कितना हो जा रहा है आपका 360। तो हमें ये वाला कोण लिखना है 90, और उसके सामने वाला ये वाला कोण भी कितना होगा 90।
अब देखिए ये कोड लिख दे, ये कोड, ये वाला क्यू ई आर ये निकला है क्या? ये मान हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 180 डिग्री माइनस ये क्या लिखा है R1 प्लस R2 बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे याद रखिए इसे हमने लिखा कहाँ से, ये समीकरण 2 से लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 90 180 180 80 360, तो ये 360 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 डिग्री। ये बताइए ये भी इधर प्लस में ये भी, तो ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे a बराबर अगर देखें तो ये बताए R1 प्लस R2 आया, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ये बताइए यहाँ पे ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर बोलिए क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या करेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, देखिए जो ये R1 और R2 है, ये R1 और R2 जो होगा R के बराबर होगा। किसके बराबर? R के बराबर। तो इसको अगर हम समीकरण 3 मान ले, तब समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है ये बताइए, R1 और R2, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, R1 की जगह R और ये भी R, तो ये हो जाएगा 2R और ये R बराबर a/2। क्या गया, R बराबर a/2, R बराबर a/2। अब देखिए इसके बाद जब ये आ गया तो हमें किसका मान चाहिए, I का मान चाहिए, ठीक है। किसका मान चाहिए, I का मान चाहिए। अब देखिए जब ये आ गया तो पुनः न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 भी जो होगा I2 होगा, I के बराबर होगा, ठीक है। जब ये I1 I2 ये I के बराबर होगा तो समीकरण 1 से कर लेते हैं। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम देखें तो ये बताइए डेल्टा, अब ये अल्पतम विचलन के लिए m हो जाएगा, डेल्टा m, ये हो जाएगा I1 प्लस I2, तो I1 की जगह I और I2 की जगह भी I। उसके बाद देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2, तो ये माइनस लगा, माइनस लगा देते हैं। R1 की जगह केवल R लिखेंगे और R2 की जगह भी केवल R लिखेंगे, तो ये बताइए ये I 2I, ये R 2R, ये डेल्टा m आ गया। अब ये बताइए 2R बराबर कहीं कुछ निकला है क्या, हाँ ये निकला है ऊपर, तो ये बताइए 2R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, तो यहाँ पे चूंकि करके लिख लीजिए चाहे 2R बराबर a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखें डेल्टा m बराबर 2I माइनस a। अब ये आ गया, हमें I का मान चाहिए तो I को हम इधर ही रखते हैं। अब ये बताइए ये डेल्टा m ये प्लस में ही रहेगा। अब ये बताइए ये इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस में। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, नहीं तो इसका एक लाइन और बढ़ा देते हैं, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे I 2I इधर है ना, तो इसे दाहिने साइड ही रखिए। ये बताइए यहाँ पे डेल्टा m है, ये बताइए माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ये प्लस में, ठीक। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2I इधर कर लें तो ये डेल्टा m प्लस a, अगर I बराबर निकालेंगे तो डेल्टा m प्लस a/2,
ठीक है। आई और आर का मान निकाल लिए। जैसे ही आई और आर का मान निकाल लिए तो अब स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से ये बताइए स्नेल का नियम क्या है? एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। आई और आर का मान निकाल लिए ही हैं तो सीधा रख दें आई और आर का मान रखने पर, आई व आर का मान रखने पर। अब देखिए n बराबर ये बताए साइन आई का मान क्या है? डेल्टा एम, तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ठीक है। अब ये बताइए आर का मान क्या है? तो साइन आर का मान ये देखिए ए बाई 2। तो यही होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर चीज़ आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताई गई। और अगर आपको कहीं भी समस्या आती है इसमें कहीं से भी, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए इसका ये कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसे याद करने के लिए एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम इतना साफ कर दे रहे हैं। अलग से आप लोग को ये समझ लीजिए, चाहे ट्रिक समझ लीजिए या टेक्निक समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें ऊपर वाला त्रिभुज हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहिष्कोण का यूज करते हैं। किसका? बहिष्कोण। तो देखिए ऊपर वाला त्रिभुज, यहाँ पे बहिष्कोण लिख के आप लिख भी सकते हैं ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। ऊपर वाला त्रिभुज ये बहिष्कोण वाला लगा दिया। और बहिष्कोण की एक कंडीशन होती है जो आपको पता होना चाहिए कि बहिष्कोण जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहली कंडीशन में आप ये याद रखिए, ये ऊपर वाला, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप नीचे वाला लगा दीजिए। दूसरी कंडीशन में आप नीचे वाला, देखिए पहली कंडीशन ये हो गई, इसमें ये आप ये वाला हल कर लेंगे बीच वाला, ठीक है। देखिए ये डी एफ क्यू और ये आर, पहली स्थिति में आप ये हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर। दूसरा आप लोग समझ लीजिए, दूसरे में याद रखिए नीचे वाला, तो याद रखिए नीचे वाला हल कर लेंगे। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग त्रिभुज का कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्यू आर ई, तो तीनों कोणों का योग याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप ये वाला हल कर लेंगे तो यहाँ पे R1 है और ये R2, तो ये वाला कोण आप दूसरी स्थिति में ये वाला याद कर लीजिए। तीसरी स्थिति में याद रखिए चतुर्भुज लगा देंगे, ठीक है। चतुर्भुज ये देखिए, तो यहाँ पे ए, ये क्यू, ये आर और ये यहाँ पे ई। तो याद रखिए सभी कोण अगर हम 90-90 लिख ले तो ये बताए 90-90 कितना हो जाएगा? 36, 360 डिग्री। तो याद रखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो याद रखिए तीसरी स्थिति में है। अगर आपने इतना समझ लिया तो इससे आसान आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, इससे आसान कहीं भी आपको नहीं समझाया गया होगा। तो आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिए, हो सकता है पहली बार में ही समझ में आ जाए। और अगर जैसे पहली बार में समझ में नहीं आता तो आप लोग इसे ज़रूर 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।